हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्चना सुखीजा और आज हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। तो रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक लीफ एक्ट 1963 के चैप्टर 4 में दिया हुआ है। देखिए, रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 4 में है और कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 5th में है। अब दोनों में हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है माइंड में कि रिसीजन माने भी नलिफिकेशन या कैंसिलिएशन होता है और कैंसिलिएशन का मतलब तो हमको समझ में आ ही रहा है। इन दोनों के बीच में माइनर डिफरेंसेस हैं, वो हमें देखने हैं। पहला डिफरेंस देखिए, रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में जाता है, जबकि कैंसिलिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और वॉइडेबल दोनों में जाते हैं। दूसरा डिफरेंस इसमें ये होता है, रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मोटिव उद्देश्य ये होता है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त पार्टीज जिस पोजीशन पे थी वहां पर उनको वापस ले जाना। मींस अगर किसी पार्टी के साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, तो जहां तक पॉसिबल हो सके उस पार्टी को वापस उस जगह तक पहुंचा देना बाय अंडू द कॉन्ट्रैक्ट। अंडू का मतलब क्या होता है, हम अगर कोई चीज हम इरेज कर देते हैं या कुछ लिख देते हैं जब भी हम कंप्यूटर में, तो उसको अंडू करते हैं का मतलब वापस उसी पोजीशन पे ले जाते हैं, वो चीज वापस ले आते हैं। सेम हम करने की कोशिश करते हैं रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। आई होप अभी हम क्लियर हैं, अगर नहीं तो अभी और थोड़ा सा समझते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। सेक्शन भी, चैप्टर भी और आगे के आने वाले जो हमारे बाकी के सेक्शंस हैं इस चैप्टर में, वो सब। तो क्या है, व्हाट डज इट मीन? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, हमको पता है। जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑल्दो वो वैलिड होता है, सिर्फ उसमें एक चीज होती है जिसकी वजह से वो वैलिड नहीं रहता। वो क्या चीज होती है? फ्री कंसेंट। अगर वो फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। और ये बात हम ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ के आ चुके हैं। और अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस वीडियो के एंड में, आप वहां जाकर के डिटेल में उसको स्टडी कर सकते हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, मिसरिप्रेजेंटेशन बाय पार्टी होता है, पार्टी मिसरिप्रेजेंट करती है और दूसरे की कंसेंट को फ्रीली नहीं लेती, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू लेती है। द अदर इज लीगली एंटाइटल्ड टू हैव इट टर्मिनेटेड, और जिसकी कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई है, मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया, वो एंटाइटल्ड है, उसके पास पूरा पूरा हक है कि उस चीज को वो टर्मिनेट करा सके। अब कॉन्ट्रैक्ट रिसीजन दो तरीके से हो सकता है, बाय रिलीज और बाय एग्रीमेंट। थोड़ा सा और समझते हैं। इट्स मेथड ऑफ अनडूइंग द इनजस्टिस डन टू ए पार्टी। जिस पार्टी के साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय को वापस से खत्म करना है, अन्याय को नहीं खत्म करके न्याय में कन्वर्ट करना है। ये इसका पर्पस है इस सेक्शन का, इस चैप्टर का। It also means unmaking of a contract between parties or unwinding of a transaction done to bring the parties as far as possible back to the position in which they were before they entered into a contract। मैंने भी बताया कि हम जो पार्टीज के साथ इनजस्टिस हुआ है उसको वापस लाने के लिए क्या करते हैं, रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं। अब सेक्शन 27 की बात करते हैं, व्हेन रिसीजन में बी adjudged और रिफ्यूज। इसका हेडिंग देखिए, टाइटल देखिए आप, सेक्शन 27 का हेडिंग क्या है? व्हेन रिसीजन में बी adjudged और रिफ्यूज्ड। कब रिसीजन जो है एडजस्ट किया जा सकता है कोर्ट से या फिर रिफ्यूज किया जा सकता है? कौन करेगा? कोर्ट करेंगी। तो अब रिसीजन में बी adjudged और रिफ्यूज, सब कुछ हमारी क्लियर है कि ये डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है, यानी कोर्ट के विवेक पे, प्रूडेंस पे, केसेस पे डिपेंड, के फैक्ट्स पे पता चलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को रिसीजन दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। सबसेक्शन 1 को पढ़ते हैं। एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट में सू टू हैव इट rescinded। अब इसको पहले ही वर्ड को आप समझिए, एनी पर्सन की यहाँ पे बात करिए और उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा माइंड में कि यहाँ पर किसी पार्टी की बात नहीं हुई है कि डिफेंडेंट या प्लेंटिफ। यहाँ तो बात की है कोई भी पर्सन, भैया कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हो वो इसको रिस्काइन कराने के लिए क्या कर सकता है? कोर्ट में केस ला सकता है। और कोर्ट ऐसे डिसीजन को एडजस्ट कर सकते हैं अगर दो सिचुएशन हो। क्लोज ए क्लोज बी में उन सिचुएशन को बताया गया। पहली सिचुएशन, जब कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ये तब अप्लाई होता है जब कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? वॉइडेबल होता है। और दूसरी क्लोज ये बोलती है, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया उस कॉन्ट्रैक्ट की जो रिटन मटेरियल था, जो डॉक्यूमेंटेशन हुई थी,
उस डॉक्यूमेंट से पता ही नहीं चल पा रहा था कि पर्पस क्या है, जबकि पर्पस इलीगल था, अनलॉफुल था, और पता चल पा रहा था कैसा लॉफुल है। तो वो सोच करके मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया। किसको रिप्रेजेंट किया मिसरिप्रेजेंटेशन? प्लेंटिफ को। तो उसको ये लगा, या जो भी पार्टी लेके आ रही है केस, उसको लगा मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है। अनलॉफुल केस के मैटर को समझ ही नहीं पा रहे थे, किससे? कॉन्ट्रैक्ट को देख करके। तो भी क्या होगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट को रिसीजन के लिए ले जाया जा सकता है। Clause B, where the contract is unlawful for causes not apparent on its face and the defendant is more to blame than plaintiff। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि डिफेंडेंट से कहीं गलती ज्यादा है और प्लेंटिफ की कम है किस चीज में? अनलॉफुल को ना पहचान पाने में। दूसरी, अब हम बात करते हैं एक आई होप ये सेक्शन हमें सब सेक्शन क्लियर होगा कि कोई भी पार्टी, पहली बात, कोई भी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है जा सकती है उसको रिसीजन कराने के लिए, और कोर्ट इसको जज तब करेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल या टर्मिनेबल होगा प्लेंटिफ। और क्लॉज बी बोलती है कि अनलॉफुल कॉजेज हैं लेकिन वो पता नहीं चल पा रहे हैं केस को पढ़ने के बाद, और डिफेंडेंट उस चीज के लिए ज्यादा ब्लेम किया जाएगा जबकि प्लेंटिफ को थोड़ा कम। अब सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात क्या करें? दूसरा सबसेक्शन क्या बोल रहा है कि ये जो बात कर रहे हैं ना हम सबसेक्शन 1 की, तो उसके प्रोविजंस को के बावजूद क्या होगा? उसके प्रोविजन के बावजूद कि उसके प्रोविजंस के, सबसेक्शन के प्रोविजन को अफेक्ट ना करते हुए, सबसेक्शन 1 के प्रोविजन को ना छेड़ते हुए हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। तो सबसेक्शन 2 क्या बात करता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोर्ट रिफ्यूज भी कर सकती है। पहले सबसेक्शन में तो हमने पढ़ा कब एडजज करेंगी, कब डिसीजन देंगी, किसके फेवर में? प्लेंटिफ के फेवर में, कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट को जो रिसीजन करा दीजिए। और कब ऐसे केसेस होंगे जब वो मना करेंगे? तो पहली केस क्या है? क्लोज ए बताता है क्या? वेयर द प्लेंटिफ हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करा लिया, करेक्शन करा दिया प्लेंटिफ ने, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, तो फिर क्या होगा? कोर्ट जो होंगे रिफ्यूज करेंगे, रिस्काइन नहीं देंगे, रिसीजन नहीं देंगे। ये बात ध्यान रखनी। रेटिफिकेशन हम नेक्स्ट इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 3 में। लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा कार्ड्स पे, वहां देख लीजिए। और क्या बोल रहे हैं? पहली क्लोज में यही बोल रहे हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट को प्लेंटिफ ने खुद रेटिफाई करा लिया तो उस केस में क्या होगा? ये जो कोर्ट है वो रिस्काइन के लिए रिफ्यूजन देंगी। दूसरी बात कह रहे हैं कि सर्कमस्टांसिस चेंज हो गई। जब केस ये कॉन्ट्रैक्ट बना था उस वक्त सर्कमस्टांसिस कुछ और थी, अब जो सर्कमस्टांसिस कुछ और है, उसकी वजह से जो पार्टीज हैं उनको ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं ले जाया जा सकता। जैसे हमने पहले ही पढ़ लिया था कि पर्पस क्या है इस चैप्टर का, इस सेक्शन का, कि जहां तक हो सके जिन पार्टीज को नुकसान हुआ है, इनजस्टिस हुआ है जिनके साथ, उनको वापस उनकी सेम पोजीशन पे पहुंचाना जहां से कि कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था। तो जब ये लग रहा है कि ओरिजिनल पोजीशन तक नहीं पहुंचाया जा सकता बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, और वो सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और वो उसके लिए डिफेंडेंट जो था वो नहीं था रिस्पॉन्सिबल, और कुछ ही चीजें थी और कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सर्कमस्टांसेस चेंज हुई, तो क्या होगा? कोर्ट जो है मना कर देंगे कि हम रिसीजन नहीं दे रहे। तीसरी बात क्या बोल रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट को विश्वास करते हुए कोई राइट्स ले लिए हैं, उनको उसको नहीं पता था, गुड फेथ में और वैल्यू भी दे दी, तो भी कॉन्ट्रैक्ट को रिसीजन नहीं दिया जाएगा। चौथी पार्ट बोल रहे हैं कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पार्ट को रिसीजन के लिए केस आता है, ठीक है, कि हमें पूरे कॉन्ट्रैक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि छोटा सा पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, इससे प्रॉब्लम है, और कोर्ट ये देखती है कि उस छोटे से पार्ट को बाकी कॉन्ट्रैक्ट से अलग नहीं किया जा सकता, तो क्या होगा? तो भी कोर्ट जो है रिसीजन नहीं देंगी। यानी जो पार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ा है उसके लिए रिसीजन मांगा जा रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट से अलग नहीं किया जा सकता है, तो क्या होगा? उस केस में रिसीजन नहीं दिया जाएगा। तो 4 ये हमारे पास केसेस हैं जहां रिसीजन के लिए कोर्ट जो है वो मना करती हैं। अब आ जाती है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? इस सेक्शन के एंड में, यानी कि सबसेक्शन 2 के क्लोज डी के बाद एक्सप्लेनेशन जुड़ी हुई है कि जिन टेरिटरीज में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। तो ये बात ध्यान रखना, जहां पर
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टीपी एक्ट एप्लीकेबल नहीं, वहां कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। अभी सेक्शन 28 पे आ जाते हैं, जो क्या बोलता है, रिसीजन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ विच हैज बीन डिक्रीड। इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, कोई एक इमूवेबल प्रॉपर्टी थी जिसकी सेल या लीज का कोई केस चल रहा था, उसके लिए कोर्ट ने बोल दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री। समझ आई? एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका कि केस चल रहा था, या तो सेल का या लीज का, और उसकी डिक्री बोल दी है कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ पे हमें समझ में आ गया उसकी डिक्री किस चीज के लिए पास हुई है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। और हमको फर्स्ट क्लास से पता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब जो बोला जा रहा है, जो प्लेंटिफ लेके आया केस कि मेरे को ये करवा दीजिए, रिक्वेस्ट करता है वो, क्योंकि मेरा और भरपाई जो है वो किसी और चीज से नहीं होगी, सिर्फ परफॉर्मेंस से ही हो पाएगी। और कोर्ट जो होते हैं वो डिक्री पारित कर देते हैं, डिक्री दे देते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस की बात कर लेते हैं। उस केस में बोल रहा है इसका सब सेक्शन 1 सेक्शन 28 का, where in any suit a decree for specific performance of a contract for the sale or lease of immovable property has been made। ये मैंने आपको बता दिया कि जहां पर लीज या सेल के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिक्री पास हो गई, क्या कराने के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। और परचेजर और लेजी को बोला जाता है कि इतने पीरियड में, जितना की डिक्री से लाभ होता है या ऐसा फर्दर पीरियड कोई कोर्ट कहती है कि इतने बेसिकली इतने पीरियड के अंदर अंदर कोर्ट बोलते हैं कि आपको परचेज मनी या फिर कोई और चीज बोलती है कोर्ट कि आपको जो है पे करना है परचेजर को, से सेलर को, या बोले यहाँ पे वेंडर को या लेजर को, और वो आपको करना ही है इतने टाइम के अंदर अंदर उसी सूट में। अब क्या होता है, जो परचेजर है, लेजी है, वो नहीं कर पाता, तो क्या होगा, देखिए इसमें बोल रहे हैं, वेयर इन एनी सूट ए डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन मेड एंड द परचेजर और लेजी डज नॉट within the period allowed by decree or such further period as the court may allow pay the purchase money or other sum which the court has ordered him to pay, the vendor or lessor may apply in the same suit in which the decree is made to have it rescinded, and on such application the court may by order rescind the contract either so far as regards the party in default or altogether as the justice of the case may require। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, उसकी सेल या लीज के लिए केस गया कोर्ट में, कोर्ट ने डिक्री भी पारित कर दी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। अब क्या हुआ, परचेजर जो था, लेजर तो लेजी जो था, उसको बोला कि आपको परचेज मनी देनी है या कोई और पैसे देने हैं वेंडर को इतने टाइम के अंदर अंदर, और इतने टाइम के अंदर अंदर जितने में डिक्री ने बोला, चलो उसके साथ साथ कुछ और पीरियड भी दिया है उन्होंने कि इतने टाइम के अंदर तो दे ही देना। लेकिन जो परचेजर या लेजी है वो नहीं दे पाता, तो जो वेंडर होता है या फिर जो लेजर होता है वो जाता है कोर्ट में, सेम केस के अंदर जाता है। वो पहले कोई नया केस फाइल नहीं करना उसने, ये बात ध्यान रखना, सेम सूट के अंदर जाता है, वो सेम केस के अंदर ही जाता है, उस केस को दोबारा करवाता है कि देखिए ये परचेजर और लेजी ने पैसे नहीं दिए। तो अब कोर्ट जो होती हैं वो उसको रिस्काइंड कर सकती हैं, रिसाइंड कर सकती हैं। अब रिसाइंड कैसे करेंगी, क्या केसेस होंगे, ये हम अब देखते हैं। पहली इसमें बात करते हैं, क्या इसमें बात करें सबसेक्शन 2 में कि वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट क्या करेंगी, शैल डायरेक्ट द परचेजर और लेजी if he has obtained possession of the property under the contract to restore such possession to the vendor or the lessor। पहली चीज, अगर परचेजर या लेजी ने कोई पोजेशन ले ली, हमने बोला कैसे करेंगी ना, जस्टिस कैसे करेंगी कोर्ट, तो जस्टिस ऐसे करेंगी, रिसाइन ऐसे करेंगी कॉन्ट्रैक्ट को। पहले बोलेंगी कि आप जो है
परचेज मनी नहीं दे पाए तो ठीक है, अभी क्योंकि डिफॉल्ट पे हुआ, आपको हम क्या करना है, वापस से पोजीशन पे लाना है उस पार्टी को जिसको साथ अनजस्टिस हो रहा है, उसको पैसे भी नहीं मिले, केस भी उसके जो है अगेंस्ट चला गया। तो अब क्या करिए, अगर ऐसा कभी हो, सबसेक्शन 2 बोल रहा है ऐसा कभी हो कि जो परचेजर था या लेजी था उसने प्रॉपर्टी की पोजेशन ले ली थी, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो प्रॉपर्टी की पोजेशन ले ली थी, तो अब क्या करेंगे, वो बोल रहे हैं कि ठीक है, अब क्योंकि हमें क्या करना है, जस्टिस करना है। जिस पार्टी के साथ इनजस्टिस हुआ है, किसके साथ हुआ है, वेंडर के साथ, उसको पैसे भी नहीं मिले और उसकी प्रॉपर्टी की पोजेशन भी गई, तो कैसे करेंगे रिस्टोर, हम क्या करेंगे, हम कैसे इनजस्टिस को हम रिकवर करेंगे। ऐसे करेंगे कि कोर्ट ये बोलेंगे कि आप जो है, जो प्रॉपर्टी की बात और उसकी पोजेशन वापस से किसको दे दीजिए, वेंडर को दे दीजिए। और अगर कोई रेंट या प्रॉफिट लिया है, एक्रू हुआ है, गेन हुआ है, किसको, परचेजर को, वो भी कोई प्रॉफिट है कोई, वो भी आपको वापस करना पड़ेगा वेंडर को। इसमें देख लीजिए, मे डायरेक्ट पेमेंट टू द वेंडर और लेजर ऑफ ऑल द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स विच हैव एक्रूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑन विच पोजेशन वाज सो ऑब्टेन्ड बाय द परचेजर और लेजी until restoration of possession to the vendor or lessor, and if the justice of the case so requires, the refund of any sum paid by the vendee or lessee as earnest money or deposit in connection with the contract। अभी क्या है, पहली बात तो बोल रहे हैं कि अगर कोई प्रॉफिट, कोई रेंट आपने कमाया है किसकी वजह से, जो प्रॉपर्टी की पोजेशन थी, वो भी आपको वेंडर को वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई अर्नेस्ट मनी है, डिपॉजिट है, वो दिया है, अगर किसने दिया है, ये हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, परचेजर या लेजी को, तो हम क्या बोल रहे हैं, उसको भी क्योंकि अगर ऐसा है तो वो अर्नेस्ट मनी जो है वो आपको मिल जाएगी, वेंडर जो है वो आपको दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जस्टिस, न्याय करने की बात है, सारी पार्टी को उसकी उनकी ओरिजिनल पोजीशन तक पहुंचाने हैं, तो वो अर्नेस्ट मनी भी जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। क्या करेगा, कौन करेगा, वो वेंडर ही करेगा ना, जिसको अर्नेस्ट मनी दे दी थी, डिपॉजिट दे दिया था। अब इसका सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, बोलता है कि पहली बात तो सबसेक्शन 2 में क्या बोला था, हमने बात करी थी कि अगर नहीं दे पाता तो क्या होगा, ठीक है, फिर क्या होगा। और पहली बात तो हमने यही बात कर रही थी कि अगर नहीं दे पाता तो सबसेक्शन 1 में भी यही बात करी, सबसेक्शन 2 में फिर न्याय कैसे होगा। और अगर सबसेक्शन 3 की बात करें तो वो ये बोलता है कि अगर सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जिस परफॉर्मेंस के लिए बात की गई थी, जिस अपेक्षा की गई थी परचेजर या लेजी से, वो पूरी कर देता है, मतलब पैसे दे देता है, तो क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, जो उसको रिलीफ मिलना चाहिए वो उसे मिलेगा। क्या, द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रॉपर कन्वेंस और लीज बाय द वेंडर और लेजर, प्रॉपर उसे एग्जीक्यूशन मिलेगा, वो प्रॉपर ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी उसको। और अगर कोई डिलीवरी पोजेशन की डिलीवरी होनी है तो वो होगा, पार्टीशन होना, वो सेपरेट पोजेशन होनी है प्रॉपर्टी की, वो बेसिकली जो भी डिमांड किया गया था या जो भी डिक्री पास की गई थी केस में, वो सब जो है उसको मिलेगा, किसको, परचेजर को या फिर लेजी को, जिसने की अपना काम पूरा कर लिया है एज पर सबसेक्शन 1। सब ये तो हमने बोला कि अगर नहीं करता तो क्या होगा, और अगर कर देता है वो, तो उसको तो जिसने भैया किया है काम, उसको तो प्रॉपर कन्वेंस मिलेगी ना, प्रॉपर ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी उसको। अब सबसेक्शन 4 पे आ जाइए, बोलता है कि नो सेपरेट सूट। मैंने पहले ही आपको क्लियर किया था कि उसी ही केस में जो है, जिस केस की में डिक्री पारित की थी कोर्ट ने कि आपको जो है ये परचेज मनी देनी है, आपने ये पैसे देने हैं और आपको पोजेशन मिल जाएगी, पारित किया था डिक्री, उसी केस में उसी सूट को दोबारा खुलवाएगा कौन, डिफेंडेंट, अगर उसको नहीं मिला उसकी मनी पूरी। तो नो सेपरेट सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीफ विच मे बी क्लेम्ड अंडर दिस सेक्शन शैल लाइट एट द इंस्टेंस ऑफ वेंडर परचेजर लेजी। कोई और सेपरेट सूट नहीं करना, ये सेम ही चलेगा। और कोई भी जो भी कोस्ट की प्रोसीडिंग्स, कोस्ट की बात कर रहे हैं, प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं, जो भी कोस्ट आती है बेसिकली किसी भी चीज में, तो वो कहाँ पे जाएगी, कौन कैलकुलेट करेगा, वो सब कोर्ट कैलकुलेट करेंगी। कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे ही डिपेंड करती है उसकी कोस्ट। अब आ जाता है सेक्शन 29, ये बात करता है अल्टरनेटिव प्रेयर की। तो अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रिसीजन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जब एक पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए गई कोर्ट में, यानी प्लेंटिफ ने जब सूट किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो वो उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट के साथ साथ एक अल्टरनेटिव प्रेयर भी डाल सकते हैं। उस अल्टरनेटिव प्रेयर में ये भी डाल सकते हैं कि अगर
क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता तो इसको रिसाइंड भी कराया जा सकता है और उसको कैंसिल तक भी कराया जा सकता है. एंड इफ इट रिफ्यूजेस टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली मे डायरेक्ट इट टू बी रिस्काइंडेड एंड डिलीवर्ड अप अकॉर्डिंगली. सिंपल सी लैंग्वेज में सिंपल सी बात बताई है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जब प्लेंटिफ केस लेके जाता है तो वो अल्टरनेटिव प्रेयर में ये भी अल्टरनेटिव मीन्स ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर स्पेसिफिक अल्टरनेटिव से ही समझ लीजिए आप. अल्टरनेटिव का क्या मतलब होता है, ये नहीं तो ये मीन्स अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती तो आप इसको रिसीजन दीजिए, इसको रिसाइन कराइए. अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती इस कॉन्ट्रैक्ट की तो इसको रिसाइन कराइए. सिंपल इसको बोल रहे हैं. प्लेंटिफ इंस्टीट्यूटिंग ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग may pray alternative that if the contract cannot be specifically enforced, it may be rescinded and delivered up to be cancelled. And the court, if it refuses to enforce the contract specifically, may direct it to be rescinded and delivered up accordingly. उसको कैंसिल कर सकते हैं कोर्ट अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकती. सेक्शन 30 आ जाता है. कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज रिसाइंडेड टू डू इक्विटी. बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसको हम बात कर रहे हैं ना, इक्विटी के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है. ऑल्दो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बात ही इक्विटी की करता है, न्याय की बात करता है. तो हमने इस सेक्शन के बात तो हम बाद में करने वाले हैं क्योंकि 30 है सेक्शन. स्टार्टिंग से जो हमने पढ़ा सेक्शन चैप्टर 4 की जब हमने बात की तो उसमें जब हमने सेक्शन की जब बात करी, सेक्शन हमने 27 को स्टार्ट किया था, उसमें ही आपको पहले ही बता दिया था कि बेसिकली पर्पस इसका यही है कि न्याय हो. ठीक है, तो जिन कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज को नुकसान हुआ है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उनको वापस उन पोजीशन तक पहुंचाने का इस चैप्टर का उद्देश्य है. तो अगर कोई पार्टी आती है साइन कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को तो मेन पर्पस ये रहेगा कि जिसको डिसीजन दिया जा रहा है तो बाकी दूसरी पार्टी के साथ इक्विटी हो, न्याय हो. देखिए, on adjudging the rescission of a contract, the court may require the party to whom such relief is granted to restore so far as may be any benefit which he may have received from the other party and to make any compensation to him which justice may require. तो अगर आपको rescission के लिए दिया जा रहा है, आपके फेवर में दिया जा रहा है लेकिन दूसरी पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब जैसे कि हमने भी बात करी थी सेक्शन 28 में कि अगर हमने बात रिसीजन दे दिया उसको डिफेंडेंट को वेंडर को कि हाँ क्योंकि आपको पैसे नहीं मिले आपकी प्रॉपर्टी के पूरे, तो हम बोल रहे हैं परचेजर को कि आप जो है पोजेशन दे दीजिए, कोई आपने रेंट किया है लिया है तो वो रेंट वापस कीजिए, प्रॉफिट वापस कीजिए, हम ऐसा दे रहे हैं डिसीजन. लेकिन अगर कोई अर्नेस्ट मनी कोई डिपॉजिट बना चुका था प्लेंटिफ पहले से ही, परचेजर पहले से ही, तो वो जो है मनी वापस करनी पड़ेगी आपको, किसको, परचेजर को. ये उसके साथ न्याय होगा. तो ये बात हमने बात करी सेक्शन 30 में. अब केस लॉज की बात कर लेते हैं. पहला केस लॉ है प्रेमराज वर्सेस डीएलएफ हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड 1968. देखिए ये जो केस है ना, ये बात करता है अल्टरनेटिव प्रेयर की, जो हम अभी सेक्शन 29 में पढ़ के आए हैं कि अल्टरनेटिव प्रेयर कब लगाई जा सकती है कि जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस है तो प्लेंटिफ चाहे तो अल्टरनेटिव प्रेयर में रिसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगा सकता है कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकती तो रिसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए. लेकिन ऐसा कतई नहीं होगा. इस केस में ये कहा गया कि अगर आप केस लेके जा रहे हो रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का और अल्टरनेटिव रिलीफ में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बोल रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है. इट वाज हेल्ड दैट ए पर्सन हु सूज फॉर रिसीजन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट क्लेम अल्टरनेटिव रिलीफ फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बट ए पर्सन हु फाइल्ड अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन अल्टरनेटिव क्लेम फ्रॉम रिसीजन ऑफ द फॉर द कॉन्ट्रैक्ट. अब दूसरा केस लो है हमारे पास हरि बालकृष्ण वर्सेस नारो मोरेश्वर. ये केस क्या है देखिए, ये बोल रहा है कि इट वॉज हेल्ड दैट वेयर द पार्टीज आर इक्वली एट फॉल्ट. जब दोनों पार्टीज इक्वली फॉल्ट पे हैं, इक्वली दोनों जो है क्या है गलती पे हैं, तो उस केस में क्या होगा, क्लोज जो हम बात करेंगे बी ऑफ सबसेक्शन 1 की वो एप्लीकेबल नहीं होगी. तो सबसेक्शन 1 किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेक्शन 27 की. तो क्या था ये कि रिसीजन कॉन्ट्रैक्ट कब एडजस्ट हो सकता है और कब रिफ्यूज. तो जब हम बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल या टर्मिनेबल बाय प्लेंटिफ है, ये क्लॉज हमने ए में बात करी.
और के क्लोज बी में हमने बात करी थी कि अनलॉफुल कॉजेज हैं वो अपेरेंट एंड ऑन इट्स फेस क्लियर नहीं है। तो अगर दोनों ही पार्टी को पता नहीं था कि क्या है इसमें कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला जो है प्रोविजन जो है सेक्शन 27 के एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्या देखिए, प्लेंटिफ में देयरफॉर हैव ए कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड which is prima facie not unlawful if he is in a position to allege and prove circumstances in which the defendant has been more to blame than himself। ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि जब प्लेंटिफ को ज्यादा नुकसान हुआ है और डिफेंडेंट को ज्यादा ब्लेम दिया जा सकता है एज कंपेयर टू प्लेंटिफ, तब ये दिया जाएगा क्या, इस सेक्शन में, सेक्शन 27 में डिसीजन प्लेंटिफ के फेवर में। अगर दोनों ही पार्टीज इक्वली ब्लेम पे हैं तब हम इसमें क्या है, जज नहीं करते हैं, कोर्ट जो है जज नहीं करते हैं रिसीजन को प्लेंटिफ के फेवर में। ये सब सेक्शन 1 से ही पढ़ते आए हैं क्या, कि अगर क्या हो रहा है, दोनों पार्टी इक्वली ब्लेम में है, इक्वली दोनों ने एक साथ ही घपला किया या एक साथ ही दोनों ही दोषारोपण सेम है दोनों पे, तो उस केस में इस सेक्शन 27 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है और वो जज नहीं किए जा सकते बल्कि रिफ्यूज होंगे। जज कब होगा, जब डिफेंडेंट इज मोर ब्लेमेबल एज कंपेयर टू प्लेंटिफ। आई होप आज का चैप्टर क्लियर हो। थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग विद मी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।